हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ भावना हियर। वेलकम टू लेट्स क्रैक। तो कैसे हैं सभी? आई होप आप सब अच्छे होंगे। सभी को चैत्र नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। देवी मैया सभी पर आशीर्वाद बनाए रखें, सभी की जॉब लग जाए जल्दी जल्दी सी, है ना। तो आज हम करने वाले हैं सीडीपी के क्वेश्चंस। आज तबीयत ठीक है थोड़ी सी, कल बहुत ज़्यादा ख़राब थी लेकिन आज आराम है। तो आज व्रत भी होगा सभी का ही, है ना, मेरा भी फास्ट है। तो स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें लेट्स क्रैक को और कॉलेज विद भावना को, क्योंकि यहाँ भी क्लासेस चल रही हैं और यहाँ पे भी क्लासेस चली हुई हैं। ठीक है, अगर आप बीएड कर रहे हैं, चाहे फर्स्ट ईयर में हो चाहे सेकंड ईयर में हो, तो कॉलेज विद भावना को सब्सक्राइब कर लें। और सीटेट की तैयारी कर रहे हो, देखो सीटेट हो सकता है कि इस बार पहले भी आ जाए और दिसंबर में भी आए। यानी कोरोना से पहले क्या था, सीटेट 2 बार हो रहा था। ठीक है, जब से कोरोना आया है तब से 1 बार कंडक्ट कराया जा रहा है। तो इस बार सिचुएशंस बिल्कुल नॉर्मल हैं, तो सीटेट 2 बार भी हो सकता है। कहने का मतलब है जुलाई अगस्त में भी हो सकता है। ठीक है, तो अगर जुलाई अगस्त में होता है तो आपको प्रिपेयर रहना है जी। जो 1-2 नंबर से रह गए हैं या फिर जो न्यू स्टूडेंट्स हैं, तो उनके लिए क्या है, चैनल पे बहुत सारी प्लेलिस्ट बनी हुई है। मैंने हिंदी पेडागोजी, इंग्लिश पेडागोजी अच्छे से कराई हुई है पूरी। ठीक है, मैथ की पेडागोजी मैंने कंप्लीट कराई हुई है। ठीक है, और ईवीएस का कंटेंट प्लस पेडागोजी चैनल पे मैंने कराई हुई है। ठीक है, बाकी सीडीपी हम कर रहे हैं अब। तो अगर आप ये भी देख लेते हैं तो आपका बेस पूरी तरीके से तैयार हो जाएगा। और अगर पेपर पहले होता है तो हम नए सिरे से तैयारी शुरू करेंगे और आपका रिवीजन हो जाएगा उस टाइम पे। ठीक है, और क्वेश्चंस जितने भी पेपर अब हुए हैं, जो अभी सीटेट हुआ है, उसके सारे क्वेश्चंस कर लेंगे अगर सीटेट होता है तो। ठीक है, और अगर दिसंबर में होता है तो भी कर लेंगे, थोड़ा लेट लग जाएंगे फिर, है ना। तो यूपी टेट की क्लासेस चली रही हैं। देखो यूपी टेट तो आना ही है, अब पता नहीं किस वजह से देरी हो रही है, लेकिन आएगा और तब आएगा तो बहुत कम टाइम मिलेगा आपको उस टाइम। ठीक है, तो फॉर्म के इंतजार में मत रहो कि फॉर्म आएंगे तभी तैयारी करेंगे। थोड़ा पढ़ लो लेकिन साइड बाय साइड पढ़ते रहो, ऐसा नहीं कि बिल्कुल छोड़ दो पढ़ाई। ठीक है, अगर छोड़ देंगे तो फिर दिक्कत होगी दोबारा से टच में आने में। ठीक है, ये बात हुई। बाकी इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हैं अगर आपको कुछ भी पूछना हो या कहना हो कि ये टॉपिक करा दो या कुछ भी करा दो। ठीक है, बाकी आगे चलते हैं। कल हम क्वेश्चंस कर रहे थे, ये 2014 का पेपर है जो हमने कल किया था। कुछ क्वेश्चंस आज भी करेंगे इसके, तो आप लोग आंसर बताइएगा। बीच बीच में क्वेश्चंस भी हम कर लेते हैं। वैसे तो हम थ्योरी कर रहे हैं लेकिन क्वेश्चंस भी करते रहना चाहिए बीच में, क्योंकि टच में रहते हैं। देखो थ्योरी, खाली थ्योरी से भी काम नहीं चलेगा और खाली क्वेश्चंस से भी काम नहीं चलेगा, है ना। तो थ्योरी भी करते रहिए और क्वेश्चंस भी करते रहिए। तो हम थ्योरी भी कर रहे हैं और बीच बीच में मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की भी 1-2 क्लास कर लेती हूँ। ठीक है, तो जिससे आपको बेनिफिट थोड़ा बहुत मिलता होगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। बताइएगा क्वेश्चन का आंसर। Social development means acquisition of the ability to have in accordance with social exceptions. This statement is of यानी सामाजिक विकास का मतलब सामाजिक अपवादों के अनुसार क्षमता का अधिग्रहण है। यह कथन किसका है? हरलोक का है, टीपी नन का है, मैकडुगल का है, रोस का बताइए किसका स्टेटमेंट है ये, किसने दिया है? देखो डेफिनेशन तो आपको याद ही करनी पड़ेगी। ये जो स्टेटमेंट है ये हरलोक ने दिया है, यानी फर्स्ट ऑप्शन हमारा बिल्कुल ठीक है। जितने भी पेपर में डेफिनेशंस आई हैं उनके शॉर्ट नोट्स बना लीजिए, एक पेपर पे लिख लीजिए या जो भी आपकी कॉपी वगैरह हो उस पे लिख लीजिए सारी डेफिनेशन। उसमें क्या है, आप नज़र मारते रहेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये डेफिनेशन है। क्योंकि अगर रिपीट करके पूछता है तो आपका नंबर नहीं कटेगा, अगर नहीं पूछता है तो सबके कटेंगे। क्योंकि कोई कितना भी इंटेलिजेंट क्यों ना हो, डेफिनेशन किसी के नहीं याद रहती, याद सिर्फ उन्हीं के रहती हैं जो कंटिन्यूटी में पढ़ते रहते हैं बुक्स को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 बताइए। द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ लर्निंग इज, यानी सीखना क्या है, सर्वाधिक उपयुक्त अर्थ है सीखने का, सीखने का, अधिगम का। बताइए। एक्विजिशन ऑफ स्किल्स, यानी स्किल्स एक्वायर करते हैं हम। इनकलकेशन ऑफ नॉलेज, यानी ज्ञान ग्रहण करते हैं। या फिर मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर, यानी जब हम कुछ सीखते हैं तो हमारा बिहेवियर मॉडिफाई होता है। या फिर पर्सनल एडजस्टमेंट, यानी व्यक्तिगत समायोजन होता है। तो बताइए
लर्निंग क्या है? परमानेंट चेंज इन बिहेवियर यानी मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर, यानी हमारे बिहेवियर में चीजें क्या है? ऐड ऑन होती चली जाती हैं। हम कुछ भी सीखते हैं, आज आप कुछ भी सीख रहे हैं तो ये क्या है? आपका प्लस हो गया, आपके बिहेवियर में ऐड हो गया है। तो क्या होता है? मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर यानी व्यवहार में संशोधन। ठीक है, आज सभी का व्रत होगा तो आज कुट्टू की पकौड़ी बनेंगी सभी के घर पे। तो थर्ड ऑप्शन हमारा ठीक है ना। थर्ड क्वेश्चन बताइए, इट इज नॉट स्पीच डिसऑर्डर यानी यह भाषा विकार नहीं है। कौन सा इनमें से नहीं है? स्पीच डिसऑर्डर के अंदर कौन कौन से? इनमें से 3 है और 1 नहीं है। ठीक है, लिपसिंग एंड स्लिमिंग यानी लिपसिंग करने में किसी को दिक्कत हो रही है। स्लूरिंग है ये, स्लरिंग, SURRING। ठीक है, स्पेलिंग मिस्टेक हो गई होगी। टॉकिंग इन स्लो और फास्ट स्पीड यानी धीरे बोलना या फिर तेज तेज बोलना, ये स्पीच डिसऑर्डर है क्या? स्टैमरिंग और स्टटरिंग यानी हकलाना और दूसरा क्या है? कुछ और ऐसे ही है, स्टटरिंग बता देना क्या होता है। शार्प अनक्लियर स्पीच यानी तीक्ष्ण अस्पष्ट वाणी, तो बताइए भाई। देखो अस्पष्ट है, क्लियर वॉइस नहीं है, तो ये भी स्पीच डिसऑर्डर है ना। और अगर हकला रहे हैं या तुतलाना होगा, ये हकलाना और तुतलाना जो है ये भी स्पीच डिसऑर्डर है। ठीक है भाई, जीभ में ही दिक्कत है। और लिपसिंग अगर दिक्कत हो रही है, स्लरिंग हो रही है तो भी दिक्कत है। लेकिन अगर कोई तेज बोल रहा है या स्लो बोल रहा है तो वो स्पीच डिसऑर्डर नहीं है। वो तो हम भी बोल सकते हैं, मैं तेज तेज बोलने लगूं या फिर मैं धीमे धीमे बोल रही हूँ कि मुझसे तेज बोला नहीं जा रहा है, तो ये क्या है? ये तो नॉर्मल ही है कि मैं बोल भी सकती हूँ तेज और नहीं भी बोल सकती हूँ, तो ये तो नॉर्मल इंसान है, इसे कोई डिसऑर्डर नहीं है। यानी सेकेंड ऑप्शन हमारा ठीक है, बाकी सारे क्या है? स्पीच डिसऑर्डर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन नंबर 4। बेस्ट मेथड ऑफ गिविंग वैल्यू एजुकेशन एट प्राइमरी लेवल इज यानी मूल्य देने की सर्वोत्तम विधि प्राथमिक स्तर पर क्या है? यानी अगर हमें प्राइमरी लेवल पे वैल्यू एजुकेशन देनी हो तो सबसे अच्छा तरीका कौन सा होगा? टेलिंग इंपोर्टेंस ऑफ वैल्यूज यानी मूल्यों का महत्व बताएं कि क्या महत्व होता है मूल्यों का। गिविंग पनिशमेंट ऑन नॉट ओबेइंग द वैल्यूज, अगर कोई वैल्यू का पालन, मूल्यों का पालन नहीं कर रहा है तो उसे दंड दें। टू सेट वैल्यूज इन बिहेवियर ऑफ टीचर यानी शिक्षक के व्यवहार में मूल्यों का निर्धारण करना कि अगर टीचर के अंदर वैल्यूज होंगी तो वो बच्चे को दे पाएगा, या फिर ऑल ऑफ द अबोव। तो बताइए आपके अकॉर्डिंग क्या होगा? देखो भाई कि बच्चे को वैल्यूज के बारे में बता देना प्राइमरी में, तो वैल्यू आ जाएंगी क्या उसे? सबसे अच्छा तरीका है कोई? नहीं, ऐसे तो सब बताते हैं, आएंगे बता के चले जाएंगे। लेकिन अगर टीचर के अंदर वैल्यूज होंगी, टीचर के बिहेवियर में वैल्यूज होंगी, तो टीचर क्या है? बच्चों को माउल्ड करेगा उसी तरीके से माउल्ड कर सकता है। यानी पहले टीचर के अंदर वैल्यूज होनी चाहिए, तभी वो बच्चों को वैल्यूज सिखा पाएगा। ठीक है, नहीं तो नहीं सिखा सकता। तो थर्ड ऑप्शन हमारा ठीक है कि शिक्षक के व्यवहार में मूल्यों का निर्धारण करना, पहले टीचर के अंदर ये चीजें इनकलकेट करनी पड़ेंगी, है ना। तो थर्ड ऑप्शन हमारा ठीक है, क्योंकि टीचर क्या होता है? रोल मॉडल की तरह काम करता है। बच्चे फॉलो करते हैं किसे? टीचर्स को फॉलो करते हैं, तो जैसा टीचर्स करेगा वैसे ही बच्चे करेंगे। तो पहले टीचर को ठीक होना पड़ेगा ना। तो थर्ड ऑप्शन हमारा सही है। फिफ्थ क्वेश्चन बताइए, इट इज नॉट इंक्लूडेड इन क्लासिफिकेशन ऑफ वैल्यूज, मूल्यों के वर्गीकरण में शामिल नहीं है। क्या नहीं है? स्पिरिचुअल वैल्यूज यानी आध्यात्मिक मूल्य। अर्निंग मनी बाय एनी मीन्स यानी किसी भी तरीके से पैसा कमाना, ये मूल्यों के अंदर आता है क्या? मोरल वैल्यूज यानी नैतिक मूल्य। कल्चरल वैल्यूज यानी सांस्कृतिक मूल्य। भाई हमारे स्पिरिचुअल वैल्यूज भी अध्यात्म यानी हम जो भगवान से जुड़े हुए होते हैं। मोरल वैल्यूज यानी हमें सही गलत का पता होता है कि हमें क्या सही करना है, क्या गलत है, क्या हम सही कर रहे हैं, क्या गलत कर रहे हैं। कल्चरल वैल्यूज यानी अपनी संस्कृति यानी अपने ट्रेडिशंस को फॉलो करना, अपने घर परिवार में जो चीजें चली आ रही हैं उन्हें फॉलो करना, अपनी संस्कृति को फॉलो करना, तो ये भी वैल्यूज के अंदर आता है। लेकिन किसी भी तरीके से पैसा कमाना है तो ये तो अपराध भी हो सकता है। भाई अगर तुम गलत तरीके से पैसा कमा रहे हो तो वो वैल्यूज थोड़ी ना हो गई, वो तो गलत रास्ता हो गया, है ना। तो सेकंड ऑप्शन हमारा ठीक है।
देखो ये इस तरह के क्वेश्चन हम कॉमन सेंस से भी कर सकते हैं, क्योंकि सिंपल है बिल्कुल कि भाई ये भी वैल्यूज हैं, स्पिरिचुअल वैल्यूज भी होती हैं, मोरल वैल्यूज भी होती हैं, इथिकल वैल्यूज भी होती हैं, और भी बहुत सारी वैल्यू। लेकिन इस तरीके से अगर कोई भी अटपटा सा ऑप्शन दिख रहा है तो कहने का मतलब है यही है कि अर्निंग वैल्यूज बाय एनी मींस, कि किसी भी तरीके से हम मनी कमा सकते हैं। तो ये वैल्यूज के अंदर थोड़ी ना आता है। हमारे वैल्यू, हमें मूल्य हमें ये नहीं सिखाते कि हम किसी भी तरीके से पैसा कमाएं या फिर किसी का मन दुखा के पैसे कमाएं, है ना। तो सेकंड ऑप्शन हमारा ठीक है। 6th क्वेश्चन बताइए, नेचर ऑफ पर्सनैलिटी ऑर्गेनाइजेशन इज, यानी व्यक्तित्व संगठन की प्रकृति है, कैसी है? सोशियो इकोनॉमिक है, यानी सामाजिक और आर्थिक है, या फिर साइकोलॉजिकल फिजिकल है, मनोवैज्ञानिक भौतिक है, या सोशल पॉलिटिकल है, सामाजिक राजनीतिक है, या फिर साइकोलॉजिकल स्पिरिचुअल है, मनोवैज्ञानिक आध्यात्मिक है। तो बताइए कौन सा होगा? भाई पर्सनैलिटी ऑर्गेनाइजेशन का जो नेचर है वो है साइकोलॉजिकल फिजिकल है। कैसा? साइकोलॉजिकल फिजिकल है, यानी सेकंड ऑप्शन के साथ हम जाएंगे। तो सेकंड ऑप्शन हमारा ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 बताइए, सेल्फ सेंटर्ड पर्सन इज, यानी आत्म केंद्रित व्यक्ति होता है। सेल्फ सेंटर्ड यानी किसी से मतलब नहीं रखने वाला, बस खुद से ही मतलब रखता है। जैसे कि बहुत से लोग आपने देखे होंगे किसी से नहीं बोलते हैं, अपने काम से मतलब रखेंगे, बिल्कुल भी घर में भी नहीं बोलेंगे। जैसे कोई कोई उन्हें अगर घर की भाषा में बोलें तो घुन्ने भी कह देते हैं, है ना। तो क्या है, क्या बोलते हैं इन्हें? इंट्रोवर्ट बोलते हैं यानी अंतर्मुखी, एक्सट्रोवर्ट बोलते हैं बहिर्मुखी, एम्बीवर्ट बोलते हैं, एम्बीवर्ट होते हैं जो इंट्रोवर्ट भी होते हैं एक्सट्रोवर्ट भी होते हैं, या फिर सोशली डिपेंडेंट, सामाजिक रूप से निर्भर। तो बताइए आत्म केंद्रित व्यक्ति होता है कौन? बताओ। आज मैंने दवाई नहीं ली, मैंने सोचा कि मेरी तबीयत ठीक है और फिर डाउन सी होती जा रही है। मुझे लगा क्यों दवाई लेनी बेवजह, 2 दिन से तो ले ही जा रही हूँ। बताइए सेल्फ सेंटर्ड पर्सन कौन होता है? यानी जो अपने आप से मतलब रखता है तो वो होते हैं इंट्रोवर्ट, यानी अंतर्मुखी, अपने अंदर ही रखते हैं चीज़ों को, किसी से भी डिस्कस नहीं करते हैं, ना ज़्यादा बोलते हैं, शाई नेचर इनका होता है, बिल्कुल चुप चुप रहने वाले। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा ठीक है। 8 बताइए, क्वेश्चन नंबर 8, द टाइप ऑफ पर्सनैलिटी ऑफ अ पर्सन एक्सप्रेसिंग हिज लिबिडो आउटवर्ड इज, यानी किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व का प्रकार उसकी कामेच्छा की जावक व्यक्त करना, यानी कामेच्छा यानी एक तरह से सेक्सुअली मतलब फीलिंग शो करना। तो बताइए क्या कहलाएगा ये? अगर कोई एक्सप्रेस कर रहा है अपनी फीलिंग्स तो क्या है? कॉग्निटिव पर्सनैलिटी, एस्थेटिक पर्सनैलिटी, या एक्सट्रोवर्ट पर्सनैलिटी, या रिलीजियस पर्सनैलिटी। तो बताइए कौन सा ऑप्शन ठीक होगा? अपनी लिबिडो को एक्सप्रेस कर रहा है कैसे? आउटवर्ड। ठीक है, तो ये क्या होगा? एक्सट्रोवर्ट होगा। क्या? बहिर्मुखी व्यक्तित्व। ठीक है, तो थर्ड ऑप्शन हमारा सही है। 9th क्वेश्चन बताइए, A child of class 4 is always suffers with anxiety and frustration. You will, यानी कक्षा 4 का जो बच्चा है हमेशा पीड़ित रहता है चिंता और हताशा के साथ। आप क्या करेंगे? उसके गार्जियन से कंप्लेंट करेंगे कि उसके मम्मी पापा को बताएंगे कि तुम्हारा बच्चा इतना परेशान रहता है, या फिर उसे साइकियाट्रिस्ट के पास लेके जाएंगे, मनोचिकित्सक के पास लेके जाएंगे उसे दिखाने के लिए, या फिर आप खुद एक काउंसलर का रोल प्ले करेंगे कि पूछेंगे भाई तुम ऐसा क्यों दुखी हो, क्यों फ्रस्ट्रेट हो रहे हो, क्या एंजाइटी का कारण क्या है, या फिर लीव हिम ऑन हिज फॉर्च्यून, यानी उसे उसके भाग्य पर छोड़ देंगे कि चिंता में है तो होने दो, हमें क्या लेना, दूसरे का ही तो बच्चा है। तो ऐसे थोड़ी ना करेंगे बच्चे के साथ। तो फोर्थ ऑप्शन तो बिल्कुल भी नहीं होगा, और उसे तब लेके जाएंगे मनोचिकित्सक के पास जब आपके हाथों से बात निकल जाएगी, है ना। और उसके घर को से कंप्लेन करना तो कोई ऑप्शन बेटर हो ही नहीं सकता, है ना। अगर बच्चा कुछ भी दिक्कत है बच्चे के साथ या कोई भी प्रॉब्लम है तो कंप्लेन करना गार्जियन के साथ कोई सॉल्यूशन नहीं होता, है ना। तो हम क्या करेंगे? काउंसलर का रोल करेंगे, यानी परामर्श का काम करेंगे, उससे पूछेंगे भाई क्या हो गया, क्यों दुखी हो, सारी चीजें देखेंगे कि एंजाइटी का क्या कारण है, फ्रस्ट्रेशन का क्या कारण है, और उसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है। ठीक है, तो थर्ड ऑप्शन हमारा ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 बताइए, इट इज नॉट द थ्योरी ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट, यानी भाषा का सिद्धांत नहीं है भाषा विकास का। कंडीशनिंग थ्योरी, या थ्योरी ऑफ इमिटेशन,
या फिर सरप्लस एनर्जी थ्योरी या थ्योरी ऑफ मैच्योरेशन। बताइए कौन सा ऑप्शन ठीक होगा, कि कंडीशनिंग थ्योरी होगी या थ्योरी ऑफ इमिटेशन होगा। वही देखो लैंग्वेज डेवलपमेंट में कंडीशनिंग थ्योरी भी हमने पढ़ी है, इमिटेशन थ्योरी भी हमने सुना है कि बच्चे क्या है इमिटेट करते हैं, थ्योरी ऑफ मैच्योरेशन भी हमने सुना है, ठीक है, जिसके अंदर डेवलपमेंट आता है, ग्रोथ आता है। तो फर्स्ट जो चैप्टर है उसके अंदर है थ्योरी ऑफ मैच्योरेशन ये, लेकिन सरप्लस एनर्जी थ्योरी जो है वो लैंग्वेज डेवलपमेंट की थ्योरी नहीं है। चॉम्स्की है वो भी लैंग्वेज डेवलपमेंट की है, बहुत सारी थ्योरीज आती हैं लेकिन सरप्लस एनर्जी थ्योरी नहीं है। तो थर्ड ऑप्शन हमारा ठीक है, ठीक है, यानी नोट पूछा है। क्वेश्चन नंबर 11 बताइए, द पीरियड ऑफ लर्निंग वेयर नो इम्प्रूवमेंट इन परफॉर्मेंस इज मेड, यानी लर्निंग का वो पीरियड जहां कोई भी इम्प्रूवमेंट ना हो रहा हो, नहीं हो रहा हो। यहाँ देखो ये क्या है, कोई भी इम्प्रूवमेंट नहीं हो रहा, तो ये क्या है प्लेट्यू ऑफ लर्निंग। क्या है प्लेट्यू ऑफ लर्निंग, प्लेट्यू ऑफ लर्निंग यानी ना तो इम्प्रूवमेंट हो ना कुछ भी नहीं हो रहा है, किसी भी तरह की कोई लर्निंग नहीं हो रही है, कोई भी इम्प्रूवमेंट नहीं हो रहा है, यानी रुक जाना, ठीक है। तो ये क्या कहलाएगा प्लेट्यू ऑफ लर्निंग, यानी सीखने का पठार, पठार आ गया एक तरह से, ठीक है। तो सेकंड ऑप्शन हमारा सही है। क्वेश्चन नंबर 12 बताइए, Who has propounded the law of trial and error of learning, यानी त्रुटि और प्रयास का नियम। देखो यहाँ गलती हो सकती है, किसने प्रतिपादित किया है, कोहलर ने, पेवलोव ने, थॉर्नडाइक ने या फिर गेस्टाल्ट ने। बताइए किसने किया है। भाई थॉर्नडाइक ने किया है, हम यही पढ़ते आ रहे हैं, ये थ्योरी मैंने कराई भी हुई है, अगर आपने नहीं देखी है तो जाकर देख लें, प्ले लिस्ट मैंने बना दी है, आप उसमें से जाके देख सकते हैं, 10 से 12 मिनट की है तो आप वहाँ देख लेंगे, ठीक है। तो थर्ड ऑप्शन हमारा सही है। क्वेश्चन नंबर 13 बताइए, ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी इज प्रोपाउंडेड बाय, यानी क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत प्रतिपादित किया जाता है। हल ने दिया है, थॉर्नडाइक ने दिया है, हेगार्टी ने दिया है या फिर स्कीनर ने दिया है। तो बताइए कौन सा ऑप्शन होगा। भाई ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी किसने दी है, बीएफ स्कीनर ने दिया है, जिसके अंदर बात क्या की जाती है, रीइंफोर्समेंट की जाती है। रीइंफोर्समेंट कैसा हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, यानी पुनर्बलन, हम जो फीडबैक देते हैं, ठीक है, और टाइम टू टाइम रीइंफोर्समेंट देना चाहिए, उससे लर्निंग इंप्रूव होती है ना। तो फोर्थ ऑप्शन हमारा सही है। क्वेश्चन नंबर 14 बताइए, डेवलपमेंट इज नेवर एंडिंग प्रोसेस, दिस स्टेटमेंट इज रिलेटेड टू विच प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट, यानी विकास कभी न खत्म होने वाली प्रक्रिया है, यह कथन विकास के किस सिद्धांत से संबंधित है। प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन, प्रिंसिपल ऑफ इंटरेक्शन, प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी या प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेशनशिप। तो बताइए कौन सा ऑप्शन ठीक होगा, एकीकरण या अंत्यक्रिया का सिद्धांत, निरंतरता का सिद्धांत या अंतर संबंध का सिद्धांत। तो डेवलपमेंट क्या है, नेवर एंडिंग प्रोसेस है, यानी माँ के गर्भ से शुरू हो जाता है और कब तक जाता है, हमारी कब्र तक जाता है, यानी वोम्ब टू टोम्ब जाता है, वोम्ब टू टोम्ब जाता है, ठीक है, हमेशा पूरे जीवन चलता रहता है, लाइफ लॉन्ग है, लाइफ लॉन्ग है, यानी बर्थ टू डेथ। बर्थ क्या प्रीनेटल पीरियड से स्टार्ट हो जाता है, प्रीनेटल पीरियड से, यानी जब हम माँ के गर्भ में रहते हैं, और कब तक जाता है, डेथ तक जाता है, जब तक हमारी मृत्यु होती है तब तक हमारा विकास होता रहता है, मॉडिफिएबल है, ठीक है, ठीक है। तो कौन सा होगा, प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी, यानी निरंतर चलने वाला, निरंतरता का सिद्धांत। तो थर्ड ऑप्शन हमारा सही है। क्वेश्चन नंबर 15 बताइए, थ्रू विच अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एजुकेशन हैज बिकम फंडामेंटल राइट, यानी संविधान के किस संशोधन द्वारा शिक्षा को मौलिक अधिकार बना दिया गया। देखो हमने आरटी पढ़ा था, उसमें सबसे पहली लाइन यही थी, बताओ 25th अमेंडमेंट, 86th अमेंडमेंट, 22nd अमेंडमेंट या 52nd अमेंडमेंट, 52 अमेंडमेंट। देखो मेरा बिल्कुल भी मन काम नहीं कर रहा है, बिल्कुल भी, बस मैं बना रही हूँ क्लास। तो बताइए कौन सा ऑप्शन ठीक होगा। तो 86वां संशोधन हुआ, उसी के अंदर ये आया है कि एजुकेशन को क्या है, बेसिक राइट बना गया, फंडामेंटल राइट बना दिया गया, फंडामेंटल राइट बना दिया गया, 86वां संशोधन हुआ था, यानी सेकंड ऑप्शन हमारा ठीक है।
तो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो लेट्स क्रैक को सब्सक्राइब कर लें। अगर आप बीएड कर रहे हैं तो कॉलेज विद भावना को सब्सक्राइब कर लें। मेरी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रही है, अब दोबारा दवाई लेनी पड़ेगी। चलो बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए।